अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एक कागज़ के ऊपर समरी के दस्तखत कर दिए हैं कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व की जा रही है और गवर्नर को अरसाल कर दिया। गवर्नर के पास 24 घंटे हैं उसके अंदर फ़ैसला करना है। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ, 186 अरकान जिसके ऊपर नून लीग दावेदार थी कि 186 उनके पास है ही नहीं है, 15 से 17 बंदे हमारे साथ राब्ते में, वो वोटिंग के लिए वहाँ आएंगे नहीं। और उसके बाद पूरी रात वो लेम एक्सक्यूज़ देते रहे कि वो तरीक़ाकार सही नहीं था, वो वहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठा नहीं था, ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग हुई नहीं, और गवर्नर साहब ने उस वोटिंग के रिज़ल्ट को मान भी लिया। तो अब असूली तौर पर तो नून लीग को चाहिए कि मरकज़ से भी इस्तीफ़ा दे दे और अपनी शिकस्त मान ले। पंजाब में जो इन्होंने टीम उतारी थी हमजा शहबाज की सरबराही में, वो पहले दिन से नखट्टू टीम थी। सूबा भी नहीं चलाया गया, वज़ारत आला भी हाथ से गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आया तो फिर भी बंदे पूरे नहीं किए गए। तो अब इस अबतरी की बजाय बेहतर यह है कि आगे इंतखाबी अमल को आगे ले दें, मरकज़ से भी इस्तीफ़ा दे दें। सेंटर के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के हैं किसी एक से भी पैसे नहीं ले पाई। जैसे इमरान खान की हुकूमत को पैसे नहीं मिले थे और उस वक्त आर्मी चीफ़ का दौरा करवाना पड़ा था पैसे लेने के लिए, इस दफ़ा भी वैसे ही सूरत हाल हुई है। इमरान खान सऊदी अरब गए थे तो सऊदी अरब से घड़ी लेकर वापस घर आ गए थे और खशगगी का वाक़या हुआ और आर्मी चीफ़ और DGISI की विज़िट करवाए गए। उसके बाद सऊदी अरब ने हमारे लिए बड़ा फ़राख दिली के साथ एक इमदादी पैकेज का ऐलान किया, ऑयल भी दिया और कैश सपोर्ट भी दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। स्टेट बैंक के पास जो उनकी कड़ी शराइत ये थी कि 24 घंटे के नोटिस के ऊपर पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन कह लीजिए कि पैसे हमें मिल गए, हमारी जान खलासी होगी। 10 अरब डॉलर का पैकेज था, कतर, UAE और चाइना उसमें शामिल थे। अब मौजूदा आर्मी चीफ़ को उससे 2 गुनी कीमत, 2 गुना रकूम इकट्ठी करनी है। कुछ तकरीबन 20-22 अरब डॉलर की हमें टोटल पैकेज चाहिए, टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और इन्हीं ममालिक से मिलेगी इंशाल्लाह। किसी हद तक उसकी इंडिकेशन आना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है पहले 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जायज़ा लेंगे और 5 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाने का। UAE से अनाउंसमेंट आ गई है कि 2 अरब डॉलर रोल ओवर करेंगे और 1 अरब डॉलर मज़ीद देंगे। और आज सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर की मज़ीद ऑयल फैसिलिटी का भी ऐलान किया। कतर और चाइना से भी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। ये पैसे, ये सारा पैकेज ये फ़ौज ने इकट्ठा किया। अब इसके ऊपर कोई खुश हो या नाराज़ हो, ये शहबाज शरीफ को ये चीज़ नहीं मिल सकी। ये सारी राह हमवार की उन्होंने, ग्राउंड वर्क किया उन्होंने। तो अब इंतखाबी अमल को या तो आगे बढ़ा लें ताकि इस बेयकीनी से पाकिस्तान निकल जाए। जितनी बड़ी सज़ा इकॉनमी को बेयकीनी से मिलती है उतनी और किसी चीज़ से नहीं मिलती। जब ये पता ना हो कि कल हुकूमत कौन सी होगी और पॉलिसीज़ की डायरेक्शन क्या होगी, तब तक हर चीज़ जो है स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, रुक जाती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल जो है वो क्लियर नहीं है कि वहाँ क्या होना है। असम्बली डिज़ोल्व की एडवाइस जा चुकी है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर नून लीग ने या किसी ने उससे पहले एडवाइस से पहले अगर जमा करवाया और उसको रिकॉर्ड के ऊपर हो तो फिर तो उसके ऊपर वो मामला रुकेगा, अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं। फिर असम्बली डिज़ोल्व होगी और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना ये आइनी ज़िम्मेदारी है। तो क्या पंजाब और KP में इलेक्शन होंगे और मरकज़ में शहबाज शरीफ हुकूमत करेंगे? ऐसी सूरत हाल प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आती। इसलिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा दिल बड़ा करके अब इंतखाबी मैदान में छलांग मार लें। अगर रोक सकते तो कल रोक लेते हैं, रोका नहीं है उन्होंने। नून लीग की भी नाकामी है और नून लीग को जो हमायत थी हासिल PDM की, बाकी दीगर जगहों से, वो कोई सपोर्ट भी कहीं कारगर साबित नहीं हुई। 17 का नंबर ये जगह जगह घुमा रहे थे, 17 लोग हमें हमायत हासिल है, वहाँ 171 मेंबर है। गलत बयानी थी। मेरे ख्याल में नून लीग के साथ बहुत बड़ी धोखा हो गया उनके साथ। गलत एजम्पशंस के ऊपर पूरी गेम प्लान की थी। अपने हाथ में बंदा एक नहीं था, एक बंदा चाहिए था 186 से 185 करने के लिए, वो भी बंदा नहीं रोक सके। तो फिर अब हार मान लें और जाने दें मामला आगे ताकि ये बेयकीनी ख़त्म हो जाए। कराची के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट है। कराची के अंदर MQM के 3 उन्होंने आज इत्तेहाद का ऐलान किया और 3 ग्रुप्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तें और सूबाई असम्बली के अंदर भी उनका वेट ठीक ठाक है। तो ये क्या सियासी तौर पर क्या शक्ल इख्तियार करेगी, इसके ऊपर प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़ारूक सत्तार साहब, एक ज़माना वो था कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग MQM के अंदर आए और एक अर्बन मिडिल क्लास की जमात के तौर पर MQM सामने आई। फिर एक ज़माना वो आया कि शहर के अंदर वो लूला, लंगड़ा और पता नहीं क्या क्या, वो कन टुटा, इस टाइप के लोग जो थे वो जमात के ऊपर हावी हो गए। कराची के लोगों की जानो माल ख़तरे में पड़ गई। फिर आप लोग मैदान में आए और आप लोगों ने एक पोजीशन इख्तियार की, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हुआ, कराची के लोगों ने बहुत कुर्बानी दी। अब आप इकट्ठे हों और आपको सियासत का हक़ मिले, ये तो मैं पूरे ज़ोर शोर से इसका हामी हूँ, आपके साथ आवाज़ में लाऊँगा, लेकिन ये नहीं चाहूँगा कि कराची का अमन कंप्रोमाइज़ हो जाए। आप लोग क्या किरदार अदा करेंगे? मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 6 सालों में ख़ास तौर पर जब
22 अगस्त का वाक़या हुआ, फिर 23 अगस्त हमने करके बहुत वाज़े तौर पर एक लकीर खींच दी कि हम MQM पाकिस्तान वही एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल, एक साफ़ सुथरी रीब्रांडेड और रिफॉर्म्ड एक MQM कायम करना चाहते हैं और लोगों से उसको दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, लोगों का इत्मीनान दोबारा हासिल करना चाहते हैं और आम लोगों तक इस सियासी अमल को ले जाना चाहते हैं। हमें हमारी स्पेस मिलनी चाहिए, हमें सियासत का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उस वक्त हालात हमारे सामने बड़े चैलेंजिंग थे और हम पूरी तरह से जो है वो अपने उस एजेंडे को लोगों तक नहीं ले जा सके और फिर हमारे अंदर एक जो है वो तकसीम और एक इंतशार कायम हो गया, इख्तलाफ हो गया, उसमें सभी की कहीं ना कहीं गलती है। फिर उसके बाद शायद कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, अवामिल, वो भी प्रिवेल कर रहे थे, तो मेरी MQM से अलहदगी हो गई। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से मैं बहुत ज़्यादा यकसोई के साथ इसी एजेंडे पे कारबंद था कि अब जो आइंदा हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस तकसीम और इंतशार से जो खला कायम हुआ है उसको PTI या कोई और जमात भी पुर नहीं कर सकी है। और अगर ये इसी तरह का कोई तंजीम, कोई नेटवर्क गलियों मोहल्लों में, न्यू कराची, कोरंगी और औरंगी टाउन, लियाकताबाद में अगर हमने इन नहीं कि जहाँ गुंजान आबादियाँ हैं, तो अल्लाह ना करे और फिर जो मज़ीद उसके बाद आर्टिकल 140 ए के तहत इख्तियारात नहीं मिले बल्दियाती इदारों को, उसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह नहीं पूरे सिंध बल्कि पूरे मुल्क में जिस तरीके से इख्तियारात जो सूबाई हुकूमतों ने गस्ब किए थे, फिर मरदमशुमारी। फ़ारूक सत्तार साहब, जो बड़ा सवाल है, जो एक बड़ा सवाल है जो कराची के अवाम भी आपसे पूछेंगे और पाकिस्तान के अवाम भी जानना चाहेंगे, आपने फ़ारूक सत्तार ने MQM लंदन से राहें जुदा की थी, तो वो फ़ारूक सत्तार, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, क्या वो अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करके MQM को इकट्ठा कर रहे हैं? अल्ताफ़ हुसैन से तो राहें जुदा हैं या वो साथ शामिल हैं? मेरे ख्याल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, मैंने और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, हम सब ने बहुत कि 23 मेरी पोजीशन 23 अगस्त की है और मैं उसी पर कारबंद हूँ। और मेरे सामने इस वक्त जो पहला मेरी ज़िम्मेदारी है, जो मैं 2 सालों से फ़ील कर रहा हूँ कि यहाँ मौजूद जो इकाइयाँ हैं, जो तकसीम है, और लोगों ने भी आके मुख्तलिफ बाई इलेक्शंस में एक ही ताना हमें दिया कि आपने हमें रुस्वा कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, एहसास यतीमी, महरूमी, बेबसी, बेगानगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ इतना शदीद हो गया और इस खला को पुर ना किया। तो ये जो यहाँ जो एक तो देखिए पूरे मुल्क में सियासी माशी बहरान, उसके असरात तो पूरे मुल्क में हर जगह नज़र आएंगे, उसके ऊपर ये MQM की तकसीम इंतशार और फिर खला भी पुर ना हो, तो फिर आप बताइए कि कराची अगर मज़ीद डिस्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तान, अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है पाकिस्तान। तो सर, जो MQM पाकिस्तान है उसकी राहें अल्ताफ़ हुसैन से अलहदा रहेंगी, ये क्लियर मैसेज है। 23 अगस्त का जो मौक़िफ़ है उसी पर हम सब उस पर कायम है और उस नो लुकिंग बैक। मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे आपके लफ्ज़ों में वाज़े नहीं करना, मेरे ख़्याल में मैं किसी को जवाब दे भी नहीं हूँ। 6 सालों से हमारे स्टैंड्स को, हमारे मौक़िफ़ को, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, वायलेंस, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज़म, ये सारी एंटी स्टेट जो पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स, एक्टिविटीज़, बहुत कैटेगरिकली हमने उस दिन भी कहा था 23 अगस्त को, आज भी मैंने उसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए और जवाब बहुत कैटेगरिकल, बहुत क्लियर इसमें। जो फ़ारूक सत्तार का चेहरा है, जो मुस्तफ़ा कमाल का है, खालिद मकबूल सिद्दीकी का है, जो फैसल सब्ज़वारी का है एंड मैनी अदर्स, ये मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मिडिल क्लास कराची की नुमाइंदगी करते हैं। इनको तो सपोर्ट ना हो ये तो कोई कहेगा ही नहीं, लेकिन खौफ सिर्फ वो है कि वो सूरत हाल ना हो जाए जहां आपको कार्रवाई करके, ऑपरेशन करके दोबारा अमन लेना पड़ा। कराची के लोगों के लिए रहने के काबिल बनाना एक बहुत मुश्किल चैलेंज बन गया था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। आपकी जमात की तंजीमी मूर आगे कैसे चलेंगे? तीनों में अब आप इकट्ठे तो हुए हैं, अब जमात कौन चलाएगा, इसके ऊपर कोई फैसला हुआ है? देखिए, एक बात मैं कह दूं कि आपने कहा कि वो लेगेसी जिसका एक छाप और एक तासुर MQM के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें से कितने इल्ज़ामात कहाँ कब अदालतों में साबित हुए, नहीं हुए, रियासत ने उसमें अपना पूरा किरदार अदा किया, नहीं किया, फिर हुकूमतों ने उस पर अपना पूरा किरदार अदा किया, नहीं किया, मैं उस बहस से हट के मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हम तो 23 अगस्त से ही
आगे जाने के लिए तैयार थे। हमने तो रनवे पे लाके अपना जहाज़ खड़ा कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो मेरी पार्टी के अंदर सूरत हाल हुई, उसमें जो बैरूनी कोई अवामिल भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं थे। तो अगर ये खला रह गया है, इस खला से तो फिर सभी को नुकसान पहुँच रहा है, मुल्क की मजबूती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क के कराची अपना वो कौमी किरदार अदा नहीं कर पा रहा जो उसे माशी तरक्की, कौमी तरक्की के लिए अदा करना चाहिए। यहाँ पर एक यकजहती की जरूरत है। और देखें, ये जो अमल है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, तंजीमी सूरत हाल को भी ठीक करना, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा, उसके साथ साथ ये एक जुड़ी हुई MQM भी, अगर उसमें आफाक अहमद और हकीकी को भी इंशाअल्लाह हम कहीं ना कहीं शामिल करेंगे तो नदीम मलिक भाई, ये भी काफ़ी नहीं है। 3.5 करोड़ से इसकी ज़्यादा आबादी, जो सियासी तकसीम है ना, बाकी जमातें भी तो हैं, PTI है, जमात इस्लामी, TLP है, हम उनको, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मेरी नज़र है उस तरफ भी कि उनके भी कहीं ना कहीं पॉकेट्स और वोट बैंक है। तो हमें तो अपनी जमात से भी बाहर ग्रो करके इनके साथ भी इस कराची को संभालने, चलाने के लिए इसके मेगा फारूक सत्तार साहब, कहीं तंजीमी ढांचे पे बात हुई कि वो क्या होगा? थोड़ी सी रोशनी तो डाल दें उसके ऊपर। तंजीमी ढांचा कैसे होगा MQM का? आप तीनों जब इकट्ठे बैठे हैं तो तंजीमी ढांचे की शक्ल क्या होगी? देखिए, ये भी सारी बातें हम तफसील से इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जो हम सब मिलके मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर इंशाअल्लाह इन सारी बातों पर भी बिल्कुल हम अपना एक मुकम्मल और एक जो मुश्तरका हमारा इस पर जो एक अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग वो हम सारी लोगों के सामने रखेंगे। और लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हमारे दरमियान कामों की तकसीम कार का क्या तरीका है या हमारे दरमियान पॉलिसी और फैसला साजी का क्या अमल होगा। तो मेरे ख्याल में मुझे कोई अभाम नहीं है। जो यहाँ हमारे साथियों का PSP के हों, MQM पाकिस्तान के हों, MQM ORC के हों, आपस में बाहम शीर व शकर मैंने देखा है कि किसी के रवैये में एक दूसरे के लिए कोई मुझे कदूरत, दूरी या कोई ऐसी चीज़ नजर आई जो मुझे खदशा हो कि आगे हम कैसे चलेंगे। मैं देखिए, मैं 4 सालों से मुझे कहा जा रहा था कि हुआ है कि जमाती ओहदे अलहदा रहें और हुकूमती ओहदे अलहदा रहें, क्या ऐसी भी कोई बात की गई है आपस में? नहीं, बल्कि हुकूमती ओहदों पर तो हमें, मेरा मशवरा ये रहा कि हमें बहुत सख्ती से नज़रसानी करनी, क्योंकि हमारे हुकूमत में रहने की वजह से चाहे हम किसी जमात के साथ हों, थोड़ा सा शायद हमारे, और फिर हम डिलीवर नहीं कर सके, परफॉर्म नहीं कर सके, ज़ाहिर है कि हम उतने मजबूत और उतने मुस्तहकम ना रहे, तो फिर ज़ाहिर उसकी वजह मेगा प्रोजेक्ट्स कोई शुरू नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी 15 सालों से बिला शिरकत गैर 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी का जो नाजायज़ और गैर आइनी फ़ायदा उठाकर 140 के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दे दो, वो किसी चीज़ को देने पर रजामंद और आमादा नहीं है। तो फिर PDM के साथ अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो उसको रिव्यू करना होगा। PMLN को भी जो है वो बताना होगा कि वो अपनी बका की जंग अब वहाँ लड़ने लगे, तो फिर हम कहाँ पर खड़े हैं? यहाँ हमें क्या पीपल्स पार्टी के वडेरों, जागीरदारों और मौरूसी सियासत करने वालों के रहम करम पे छोड़ दिया जाएगा, या हम अपनी एक आज़ाद और गैर जानिबदाराना हैसियत में कम से कम पूरे मुल्क को एक क़यादत देने के काबिल है? हमारी कैपेसिटी मेरे ख्याल में लिमिटेड नहीं है कि हमें सिर्फ शहरी सिंध के तनाजुर में देखा जाए। पढ़े लिखे लोगों का अगर कोई मिडिल क्लास का सियासी अमल था तो वो MQM थी। हम तो उसकी उस लेगेसी को दोबारा उजागर करना चाहते हैं जिसमें कराची का भी कौमी किरदार उजागर हो और MQM का भी कौमी किरदार उजागर हो, और सही मानों में ये एक मॉडरेट पाकिस्तान कायम हो। और एक नया जो ख़तरा अब मंडला रहा है तालिबानाइजेशन का, इंतहा पसंदी का, MQM एक मौसर आवाज़ थी नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के खिलाफ। आज मैंने वो भी अपना मकसद बयान किया कि जब हम यहाँ रहे तो तंजीमी ढांचों में भी हमें एक नई क़यादत भी देनी है। और हम लोग सब उम्रों के एतबार से, चाहे मुस्तफ़ा भाई हमें छोटे हैं, खालिद भाई और मैं अगर हम देखें तो हमें ये भी देखना है कि क्या हम अपने पीछे कोई एक नए चेहरे और नया खून और नौजवान क़यादत देके जा रहे। तो तंजीमी ढांचे में भी हमें 35 साल से कम उम्र के लोगों को एक बड़ा हिस्सा उनको कोटा देना पड़ेगा, और सियासी नुमाइंदगी में भी इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो मराइल होंगे उसमें भी हमें वहाँ पर भी क़यादत के इस गैप को फिल करना है। और यही तो MQM की आइडेंटिटी थी। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल। मेरी दुआ है कि कराची में MQM बहुत ही बेहतर तरीके की सियासत लेकर आगे चले जो बाकी जमातों के लिए मिसाल बने, क्योंकि आप लोगों के अंदर अभी वो मौरूसी निज़ाम जो है वो नहीं है। तो आपकी जमात अपने कारकुनान को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, सियासी रोल की बुनियाद के ऊपर आगे ला के बाकी जमातों के लिए मिसाल बन सकती है। कराची का अमन कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये सबकी ज़िम्मेदारी, आपकी भी, हमारी भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भी, और हर उस शख्स की जो हुकूमत वक्त में। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आसिफ किरमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और इजाज़ुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया से। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, आसिफ साहब से शुरू करते हैं। एक तरफ महंगाई का दबाव है और दूसरी तरफ इलेक्शन सर पे आ खड़े हैं। पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जा चुकी है, KP की जल्दी आ जाएगी। तो आपको क्या नज़र आता है, असम्बलियाँ बाकी बचेंगी
या हम पूरे पाकिस्तान को इंतखाबात में जाते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इंतहाई एक मुंतकिम मिजाज शख्स बन चुके हैं। उनकी इस शख्सियत के बारे में पहले भी सुना जाता था, लेकिन मेरा ख्याल था कि कम अज़ कम जब मुल्क और कौम का मफाद आएगा तो ये साहब जो हैं ये कम अज़ कम अपनी ज़ाती मफादात और अपनी ज़ाती अना और ज़िद से अबाफ होकर बात करेंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आज कि एक चलते अच्छे भले सिस्टम को एक शख्स तबाह करने पर तुला हुआ है, जिसने पहले पाकिस्तान की इकॉनमी की ईंट से ईंट बजाई, तबाह बर्बाद किया। और फिर ये वो असम्बलियाँ हैं जिनमें ख़ुद भी इमरान खान साहब जिसके वज़ीर आज़म रहे हैं, उस वक़्त उन्हें इन असम्बलियों में कोई बुराई नज़र नहीं आती। 4 साल जिस तरह उस्मान बुज़दार के ज़रिए उन्होंने पंजाब में और उसके दूसरे जो फ्रंट मैन थे उनके ज़रिए पंजाब को चलाया, उस वक़्त उन्हें कोई ख्याल ना आया। और अब जबकि पाकिस्तान को जो एक इकनॉमिक फेंक कर गए हैं और सूरत इस अमर की है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो बैठकर पहले इस मुल्क की मईशत को बहाल करें। मईशत बहाल होगी तो फिर इलेक्शन भी सचते हैं, लेकिन एक अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं इमरान खान साहब। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत वो डिसर्विस कर रहे हैं, ये कोई खिदमत नहीं वो कर रहे पकड़ के। However, आफ्टर हैविंग सेड दैट, ये जो अब असेंबली की तहलील की जो मैंने तो मीडिया से मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि एडवाइस दी है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने गवर्नर को, तो अगर वाकई इस बात में सच्चाई है कि उन्होंने एडवाइस भेज दी है तो जाहिर है फिर तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नर इज बाउंड, अनलेस के एक क्लॉज है उसमें आइन में जिसमें गवर्नर कह सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड इन द कंट्री कि भाई तुम अपनी इसको रिकन्सिडर करो। एक वो 105 है शायद। लेकिन चूंकि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हैं तो 8-10 लोगों के वो पार्टी के उनके मेंबर हैं, लेकिन इस वक्त वो बुरी तरह इमरान खान साहब की वो एक तरह की हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बने हुए हैं और भूल चुके हैं वो कि गुज़श्ता कितने माह से पंजाब के इश्यूज़ क्या हैं। पंजाब का इशू इलेक्शन नहीं था, पंजाब का इशू था कि गरीब आदमी को आटा नहीं मिल रहा। उस तरफ तो परवेज़ इलाही साहब ने तवज्जो नहीं दी और दिस इज़ ऑल पावर पॉलिटिक्स। और मेरी बात मलिक साहब याद रखिए, बड़े अदब से हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मुल्क को माजी में भी पावर पॉलिटिक्स ने नुकसान पहुँचाया है और ये जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे तो डर है कि ये मुल्क की अगर इन हालात में इंतखाबात होते हैं जो इमरान खान साहब जिस तरह का एक कैनवस बना के बैठे हैं रोड मैप, इसमें तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। इस वक्त तो हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम का सोचना चाहिए। ये 1970 के बाद पाकिस्तान बुलंद तरीन महंगाई की सतह का सामना कर रहा है। 50 साल में इतनी कभी महंगाई नहीं ऊपर गई जितनी अभी जा रही है। और अभी आपकी एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर आप बिल्कुल दुनिया सारी शोर मचा रही थी कि डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़े हैं, तो वो जिस तरीके से पैसे रेंज हो रहे हैं वो आर्मी चीफ वो मैनेज कर रहे हैं दोस्त ममालिक से, तो आप उससे बच के निकल जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद पैदा होगी। लेकिन क्या इसमें इतनी बड़ी सियासी अबतरी पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेगा? देखिए बात यह है कि देखिए आपने शॉर्ट टर्म सोचना है कि आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। पहली बात तो यह है कि देखिए अगस्त में वैसे इलेक्शन हो जानी है। IMF का अभी नेगोशिएशन शुरू हो रही है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस तो हुकूमत को पता है कि उसे फेस कर सकते हैं और समझते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करने के बाद इलेक्शन में चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी अगस्त तक टाइम है, अगस्त में तो वैसे इंटरनल गवर्नमेंट आ जानी है। अगर कोई सोच रहा है तो कि हम 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा के आगे कर देंगे या इकॉनमी का बहाना बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि खाम खरगोश में बातें हो रही हैं सारी। अब अगर ये तो देखें ना, जमहूरियत किसी का नाम है, अगर वो पंजाब असेंबली को तहरीर कर रहे हैं और KPK को तहरीर कर रहे हैं और आप कहेंगे कि अब जिद में आ रहे हैं कि नहीं हमने तो इलेक्शन नहीं करवाने, हमने तो यहाँ पर मतलब मरकज में बैठे रह रहे हैं जब तक कि इमरान खान को नायल नहीं करा देते तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर मुल्क ज्यादा मजीद मुश्किलात के अंदर जाएगा। इस वक्त मसला हमारा ये है कि हम, मैंने कहता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा के हम डिफॉल्ट कर जाएं। आपकी इजाजुल हक साहब आवाज़ जो है उसके अंदर बहुत डिस्टॉर्शन है, मैं समझ नहीं पा रहा, तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको कनेक्ट करते हैं। ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इजाज़ुल हक साहब, आपका जवाब अधूरा रह गया था। जो सियासी इस वक्त भौचाल है, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा देर असम्बलियाँ कहीं पे भी बाकी बचेंगी। MQM के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं। फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मैंने तजवीज़ दी है कि हमें हुकूमत में शामिल ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मरकज़ में जो उनके वोट हैं वो अगर अलहदा हो जाएँ तो वैसे ही हिल जाती है हुकूमत। तो क्या नज़र आता है आपको, बनेगा क्या? देखें, सबसे अच्छी बात है, मैं वो बात करूंगा जो किसी की साइड लिए बगैर पाकिस्तान के हवाले से। तीन तरीका होगा कि अगर ये तहलील हो रही है पंजाब असेंबली, KPK असेंबली, तो मरकज को भी तहलील करके तो इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। अगर तहलील नहीं करते मरकज को तो कम से कम इलेक्शंस का ऐलान करके तो बैठ के बातचीत करें। देखें, आगे चलकर IMF से नेगोशिएशंस होनी है, बड़ी सीवियर कंडीशंस जो है वो लगानी है उन्होंने। आपके रुपए को फ्लोटिंग पे लेकर आएंगे, आपके दीगर जो मामलात हैं। आजकल आपको पता है, मुझे उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि LCs नहीं खुल रही हैं और लोग DA पे पैसा मंगवा रहे हैं और किसी को पता नहीं कि रुपया कहाँ जाएगा 3 महीने के बाद। तो इस तमाम मामले से निकलने के लिए, और मैं हुकूमत को भी ये कहूँगा कि इस वक्त बजाय कुर्सी से चिपक के रहें, वो बैठकर बातचीत का आगाज करें। बेशक वो निगोशिएट करें IMF के साथ, लेकिन एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड। और उसका एक ही तरीका है कि आप ये सारी सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शंस का ऐलान कर दें और सब बैठकर बातचीत करें कि मुल्क को इस मुसीबत से, इस मुश्किल से कैसे निकालना है। अच्छा, और हरदर्मी होगी। और आसिफ साहब को दोबारा शामिल करें। तो देखिए, नुकसान आसिफ किसका साहब, होगा? सियासत में नुकसान। इनिशिएटिव किसके हाथ में है, ये बड़ा मैटर करता है। आमतौर पर सियासी तौर पर उसकी जीत होती है जिसके हाथ में इनिशिएटिव हो। आपकी जमात नून लीग के पास भी और PDM बहसीत मजमूई भी, वो इनिशिएटिव उसके हाथ में नहीं है। इनिशिएटिव इस वक्त इमरान के हाथ में है। तो मुझे लगा कि आपको मार पिटनी है, और पंजाब में भी पड़ेगी और मरकज़ में भी पड़ेगी। मुझसे पूछ रहे हैं मलिक साहब? जी, आसिफ कुरमानी साहब आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी, अब कुछ आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, गुजारिश ये है कि मार हमें पड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान को मार नहीं पड़नी चाहिए। मलिक साहब, आप अब इस वक्त खुद गौर कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बाहर से लेके आए हैं, डोनेशंस लेके आए हैं। आर्मी चीफ जौन से हैं वो भी मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं और बरादर ममालिक के साथ वो भी मिले हैं, और वहाँ से भी पाकिस्तान को इस जो एक मुश्किल माशी सूरत हाल का शिकार करके इमरान खान गए हैं, उसको निकालने के लिए हर कोई जो शख्स है वो अपने तौर पर तगे दौ कर रहा है कि इस मुल्क को पहले इकॉनमी इसकी बेहतर की जाए। और फिर IMF के साथ हमारी हाफ वे टॉक्स भी हैं, रिव्यू उनकी मीटिंग्स आनी हैं, और जून तक IMF का भी अभी चलना है प्रोग्राम, और उसके बाद भी शायद उसकी ज़रूरत पड़े। तो मुझे बताइए कि ये आधा तीतर आधा बटेर वाले सिस्टम के साथ कौन आप पर एतमाद करेगा? कौन सा इदारा, वर्ल्ड बैंक, IMF या दूसरे दीगर जो दोस्त ममालिक हैं, वो उनको क्यों हम परेशान करते हैं? हम अपने मामलात को क्यों स्ट्रीमलाइन नहीं करते? भाई, इलेक्शन आइन में लिखे गए हैं। इमरान खान साहब को आइनी तौर पर हटाया गया था, कोई गन पॉइंट पे उनको नहीं निकाला गया, या किसी झूठे पनामा जैसे केस में नहीं उनको निकाला गया था। उनको एक आइनी तरीके से निकाला गया, और आइनी मुद्दत जो है वो 5 साल इंतजार करें, जो अगले ज़ाहिर है इस साल इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। तब तक पाकिस्तान की मईशत भी इस काबिल हो जाएगी कि वो इलेक्शनों का बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सके। अभी सेंसस की बात भी हो रही है, यहाँ हल्का बंदियों की भी बात हो रही है। तो ये कोई स्विच सर, अब तो ऑन बात बटन आर्गूमेंट से, इन आर्गूमेंट से आगे निकली ना। जब वो असम्बली डिसॉल्व करने की तजवीज़ वज़ीर आला दे रहे हैं, असम्बली पर दस्तखत कर दें, तो फिर ये आर्गूमेंट की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब तो उन्होंने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाइक उस्मानी साहब, जो समरी हमारे सामने, वो समरी एज सच नहीं है। एक कागज़ के ऊपर एक लाइन टाइप्ड है कि मैं गवर्नर साहब आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि असम्बली डिसॉल्व कर दें। परवेज़ लाई साहब के नीचे दस्तखत है, डेट्स के ऊपर ओवर राइटिंग है, सादा कागज़ है, लेटर हेड नहीं है। तो पहले तो इसकी लीगल पोजीशन थोड़ी सी वाजे कर दें कि ये ऐसे ही वज़ीर आला कर सकते हैं या इसका कोई फॉर्मल प्रोसीजर होता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक के आइन का ताल्लुक है, आइन में आर्टिकल 112 कहता है, द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को प्रॉपर एडवाइस देनी पड़ेगी गवर्नर को। जो तरीका होता है एडवाइस देने का वो ये नहीं कि साइन करके ऐसे कागज से भेज दिया, उसको प्रॉपर एडवाइस देनी है। एडवाइस देगा, और जब वो दे देगा
प्रोविंशियल असेंबली जो है वो फौरन डिसॉल्व हो जाएगी। अगर वो नहीं करते तो 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये आइन तो क्या वज़ीर आला को उसकी रीजंस वगैरह देनी होती है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, वन लाइनर, कोई रीजन देने की जरूरत, कोई रीजन नहीं देनी, और डेट्स वगैरह के ऊपर ओवर राइटिंग और लेटर हेड नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर समरी, और उसमें कोई आईनी शिकों का हवाला भी नहीं है। अब देखिए ये तो एक प्रोसीजरल मामला है, ये तो जो नॉर्मल तरीका होता है एडवाइस देने का, चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर को भेजता है एडवाइस जिस तरीके से देता है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उनको। ये तो इसको मुतालिक कहना कि क्या प्रोसीजर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रोसीजर बाहर सूरत यही होगा कि अपने वो लेटर हेड के ऊपर प्रोविंशियल असेंबली में चीफ मिनिस्टर के लेटर हेड के ऊपर उनको लिख के देना पड़ेगा गवर्नर को that I advise you to please dissolve the assembly under Article 112 of the Constitution of Pakistan. सर अगर ये लीगल तरीके से काबिल कबूल बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर रुकावट हो भी तो कल परवेज़ लाई इसको दुरुस्त करके दोबारा भिजवा सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि अगले 3 महीनों के अंदर इंतखाबात अब पाकिस्तान में, पंजाब में भी, केपी में भी वो लाजिम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, वो तो लाजिम हो जाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर फिर इंतखाब करना पड़ेगा, वो तो लाजमन आइन के तहत। उसके तहत वो फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ कंसल्ट करके जो केयर टेकर कैबिनेट बना करके उसके साथ फिर वो इलेक्शन कराएंगे। तो एक क्या मुनासिब नहीं होगा कि अगर इतना बड़ा इंतखाबी अमल करना है तो फिर पूरे पाकिस्तान में करवा लें, क्योंकि पंजाब और केपी कोई एक छोटा सा हिस्से की, एक सूबे के कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात नहीं कर रहे। पंजाब और केपी अगर मिला लें तो आपका पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा उसके अंदर कवर हो जाता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवा लें। मुनासिब तो यही लगता है, लेकिन बासूरत ये तो सियासी फैसला है ना, इसमें तो कानूनी बात नहीं है। ये तो सियासी फैसला है कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके क्या इंटरेस्ट हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या इंटरेस्ट हैं। ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो पीटीआई समझती है कि उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब के ख़ास तौर से इतनी ज़्यादा है मुल्क में कि अगर अभी इलेक्शन हो जाएँ सारे मुल्क में तो वो ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर के हुकूमत में आ सकते हैं। तो वो तो चाहेंगे कि इलेक्शन जो है सारे मुल्क के हो जाए, अभी हो जाए। लेकिन जहाँ तक के पीडीएम का ताल्लुक है वो ये समझते हैं कि अगर उनको 3-4 महीने और मिल जाएं तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं और इनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आ जाए और वो कुछ अपने लिए कुछ बेहतर रिजल्ट देख सके। सर गेम हाथ से निकलती नजर आती है पीडीएम के। मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में कुछ रह गया है, क्योंकि पंजाब में जिस बुरे तरीके से कल उन्होंने मार खाई है उसके बाद अब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उनके पास दिफा के लिए कुछ कहने को है नहीं है। नहीं देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से गवर्नर ने विड्रॉ कर लिया जैसे अपनी नोटिफिकेशन, हालांकि उनको करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फैसला तो कोर्ट ने करना था कि आया गवर्नर का जो एक्शन था वो सही था कि नहीं था, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो उनका स्टैंड था कि वो सारा उनका काम जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही था। इस पे फैसला कोर्ट ने करना था, लेकिन वो फैसला के इंतजार करने के बजाय गवर्नर साहब ने इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया। मेरी नज़र में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है, यही सारे लोग महसूस कर रहे हैं। सर क्या ये जो परवेज़ लाई का एक्शन है, क्या इसको भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि अभी 10 घंटे पहले तक उनका मुकदमा अदालत के सामने था कि उनके पास अक्सरियत है भी है कि नहीं है, तरीकाकार सही है कि नहीं है, और अब सूरत हाल है कि असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो खैर वो चैलेंज तो नहीं हो सकता, वो तो चीफ मिनिस्टर हो गया, जो कि गवर्नर साहब ने विड्रॉ कर लिया अपना जो नोटिफिकेशन है, तो वो तो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के होते हुए वो यकीनन डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली आर्टिकल 112 के तहत, तो वो डिसॉल्व तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब लगता ऐसे ही है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और कोई चीज़ बातें तय हो गई हैं कि इलेक्शन कुछ दिनों में होंगे, अक्टूबर में नहीं तो कम से कम पहले हो जाएंगे, कुछ लगता तो कुछ ऐसे। सर ये तो 3 महीने में कराने हैं ना, अक्टूबर तो अभी दूर है। तो जी वो तो 3 महीने कह रहे हैं ना, तो सारे मुल्क के अंदर कराएंगे तो फिर उसके लिए भी शायद बातचीत हो जाए कि बेहतर तो यही होगा कि सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए ताकि मामला बिल्कुल तय हो जाए हमेशा के लिए। लेकिन अब ये है कि टाइमिंग उसकी क्या होगी, उसके मुतालिक मेरे ख्याल में कोई बातचीत चल रही है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात, जो गवर्नर का एक्शन था वो यकीनन उससे जाहिर होता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। इजाज़ुल हक साहब, कंप्रोमाइज़ वाली कहानी कल से शुरू हुई है, क्योंकि एक तासुर ये गया कि
दावा इतना बड़ा करके, तो एक बंदा मैनेज करना था, आपसे एक बंदा मैनेज नहीं हुआ, तो ये कुछ और चीज़ जाहिर करती थी कि ये इसको होने दिया गया कि 186 उनको मिल जाए, 186 नंबर उनको मिल जाए। बंदा पंजाब में एक दो बंदे एमपीएस तोड़ना कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं होता, ये टूट जाते हैं बंदे एक दो, लेकिन ये नहीं तोड़े गए। इसके पीछे कहानी क्या है? नदीम साहब, मेरा ख्याल है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फैसला हो चुका है और फैसला ये हुआ है कि मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है और मुल्क में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी लेकर आनी है। देखिए, जहाँ भी जाते हैं हमारी जागसाई हो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना पड़ता है, फिर वो मिन्नतें करते हैं जाके, फिर हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन लगा दी जाती है, फिर हम टेक्निकल डिफॉल्ट तो से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला पिछले दिनों हो गया था। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी है और मेरा एक कह लें आप तजिया भी है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड नाउ दैट कि ये जो है कट्टी कट्टा इसको निकालना पड़ेगा और इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। ये मेरा अपना ये पर्सनली ख्याल ये था कि ये जनवरी के एंड में और फरवरी के 15 तक फैसला हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अब ये ट्रिगर कर गया मामला, तो मेरा ख्याल है कि अब जल्दी ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शंस में जाएंगे, डेट अनाउंस होगी, बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जो भी रिफॉर्म्स वगैरह या करने या नहीं करने, देखिए ये हल्का बंदियां और तो एक बहाना होता है ना, आप नई पे करें या पुरानी पे करें उससे क्या फर्क पड़ता है, आप इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद जो आपने करना है आप वो करते रहें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये बहाना नहीं है, उसके लिए आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बाइंडिंग रिक्वायरमेंट है आपकी सेंसस के बाद। वो भी कोई रास्ता तो निकल आएगा ना। जब अक्टूबर में ये फैसला किया था तो इलेक्शन कमीशन से बात हुई थी, तो इलेक्शन कमिश्नर से को जब कहा गया था कि आप इलेक्शंस करवा दें, तो जब ये मैं लॉन्ग मार्च पहले की बात कर रहा हूँ, 25 मई से पहले की जब ये फैसला हुआ था कि बजट के बाद इलेक्शंस करवा देंगे, तो यही फैसला हुआ था। उसने कहा मैं नई मर्दमशुमारी पे नहीं करवा सकता, पुरानी पे करवा दूंगा, तो सब मान गए थे इस बात को। उसके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी, इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं है। दोबारा आपकी तरफ आसिफ किरमानी साहब आ रहा हूँ। एक स्टेज के ऊपर ये इजाज़ुल हक साहब ने दुरुस्त निशानदेही की है कि मई 25 को अगर इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ वो लॉन्ग मार्च लेकर ना आते तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी कि पोस्ट बजट इंतखाबात की तरफ जाया जाए, लेकिन फिर वो PDM की लीडरशिप जो थी वो पीछे हट गई, क्योंकि लॉन्ग मार्च के बाद उन्हें लगा कि ये तासुर जाएगा कि हमने इमरान के आगे हथियार फेंक दिए। अब दोबारा हथियार फेंकने वाली सूरत हाल होगी अगर वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, पंजाब भी और KP भी। देखिए मैंने तो अर्ज़ किया मलिक साहब कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त जो इलेक्शंस हैं ये आधा तीसरा बटेर होगा, लेकिन अब जाहिर है चीफ मिनिस्टर को आइन में इख्तियार है कि वो एडवाइस भेजे, लेकिन ये एक जो पर्ची पे जैसे करियाने की पर्ची होती है उस किस्म की मुझे तो पहली दफ़ा मैंने एडवाइस देखी है। इसको थ्रू प्रॉपरली मेरे ख्याल उसको बड़ी हरिडली किया गया है और इसके अंडर प्रेशर मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है जैसे आपने भी फरमाया कि काफ लीग के अपने जो लोग हैं और बल्कि पंजाब असम्बली की मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो भी इस हक में नहीं है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाएं, चूँकि जाहिर है उन लोगों ने अभी 1 साल रहता है उनका, उन्होंने अपने हलकों में जाना है, तरक्याती उनको फंड्स का है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं आपको मालूम है। और दूसरी यहाँ जैसे आपने बात की कि ये बहुत बड़ी एक आइनी कदगन है कि सेंसिस के हवाले से और हल्का बंदियों के हवाले से आप नहीं कर सकते इस तरह के भाई इसको आइन को साइड पे हटा दें। माजी में भी आइन से जब भी रूगर्दानी की गई है उसके नताइज ठीक नहीं निकले, लेकिन हाउएवर अब एक उन्होंने चीज़ कर दी है, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बड़ा उन्होंने एक जज्बाती और एक ज़ाती अपनी मफाद में और अंडर प्रेशर ला के परवेज़ इलाही साहब से ये फैसला करवाया है, और वो भी यकीनन इस फैसले से खुश नहीं होंगे अंदर से, चूंकि उनको क्या पता क्या मालूम। अच्छा सर, शेख रशीद साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जरा उनसे भी इस सूरत हाल के ऊपर अपडेट। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शेख साहब, शिकस्त होगी फिर PDM को, पंजाब वाली और KP वाली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप अपने हाथ रखे ना दिल पे, जो 1 महीने से आप सारे प्रोग्राम कर रहे हैं कि शिकस्त हुई है कि नहीं हुई है। ये तो शिकस्त इससे ज्यादा सियासी मुंह काला क्या होता है। नेस तो नाबूद हो गए, उनका ये तख्ते लाहौर लेने गए थे, ताबूते लाहौर लेकर आए, वो भी कीले ठोकी हुई आए हैं। बुलाए नवाज शरीफ को, आए इलेक्शन होने जा रहे हैं और 48 घंटे में असम्बलियां टूट जाएंगी और जनवरी 15 से 15 फरवरी तक और खबरें रहेंगी। मार्च अप्रैल में शेड्यूल आएगा इलेक्शन का और इमरान खान जीतेगा ये इलेक्शन। जिसने जो करना है वो कर ले।
लोगों के फैसले के आगे जो भी खड़ा होगा नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। अल्लाह की मदद अगर उसके साथ शामिल हुई तो वो रोंद के गुजर जाएगा और झाड़ू फेर देगा। और पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इसी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा और नैब का भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाएगा और ये टोकरा रख दिया जाएगा इन पर। नैब का तो फैसला आना चाहिए, मैं उसका बड़ा पुरजोर हामी हूँ, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक और तरीकाकार ये पार्लियामेंट तय करती है, वो कैसे तय हो जाएगा? ये मेरी भी रिट है, इसी महीने लग रही है, इमरान खान की भी रिट है। 110% मैं आपको कह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को 1 करोड़ वोटों को वोट का हक मिलने जा रहा है। ये रिकॉर्ड रखने मेरा बयान संभाल के। और मुझे एक और बात बताइए, इंतखाबात आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आते हैं तो कब? मुझे नजर आते हैं कब? मैंने जब ये कहा था कि बंदे पूरे हैं तो क्या हुआ कि अगर एक स्पीकर को वोट डालना पड़ गया, कानून की इजाजत है। 5 बंदे मैंने कहा था नहीं है तो वो नहीं है, और मैंने कहा था अगले दिन असेंबलियां टूटेंगी। सारे लोग आप मजाक उड़ाते रहे, सबसे ज्यादा आपके चैनल ने मजाक उड़ाया। टूटी है कि नहीं टूटी है और किस तरह टूटती है ये मुझे बताइए, इंतखाबात कब होंगे? वोटों के साथ टूटती। शेख साहब, इंतखाबात कब नजर आते हैं आपको? मार्च अप्रैल तक शेड्यूल आ जाएगा जी। मार्च अप्रैल तक शेड्यूल आ जाएगा, तो इसका मतलब है मैं 15 जनवरी से 15 फरवरी आपको डेट दे रहा हूँ, अहम है, इसमें अहम फैसले होंगे और 15 तारीख को असेंबलियां टूट जाएंगी। ये 15 जनवरी से 15 फरवरी तक निगरान हुकूमतों के वजूद के बाद मैं आपसे 100 दिन मांग रहा हूँ। 100 दिन के अंदर जनरल इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसका मतलब है कि जून के दाएं बाएं इंतखाबात आपको नजर आते हैं? मैं एग्जैक्ट डेट देने में मंत्री तो नहीं है या मेरे पास कोई नहीं है। जब इस मुल्क का आर्मी चीफ कहता है नेवल हेडक्वार्टर में कि मुल्क नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया है और कौमी सलामती की मीटिंग में कहता है कि माशी इस्तेकाम ही कौमी सलामती की जमानत है, तो पीछे रह क्या जाता है इनका, सवाए मुंह काला कराने के। ये यूएई और सऊदी अरब फौज के मुंह पे इनको पैसे मिल रहे हैं, इनको तो कोई जूता मारने के लिए तैयार नहीं। और क्या जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, इन इंटरनेशनल बेकारियों को कोई इनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की अजीम फौज और उसके जर्नैल को पैसे मिल रहे हैं, इनको कौन पैसे देता है अगर मिल गए तो? शेख रशीद साहब और इमरान खान, क्या इनका इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है? किनका? शेख रशीद और इमरान खान? बिल्कुल नहीं है। मैं खुदा को हलफ दे के कहता हूँ, फौज मेरी है, अदारे मेरे हैं। 10 महीने से मेरा राब्ता नहीं, 4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है। 10 महीनों में उसका कोई राब्ता नहीं थी। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। मैं अगर सियासी तजिया करता हूँ तो आप लोग कहना शुरू कर देते हैं जी ये पिंडी का है। बाप पिंडी में सारे हेडक्वार्टर मेरे जन्म से पहले के हैं, ब्रिटिश दौर के हैं। सही। मैं मेरी जन्म के वक्त के बाद नहीं आए या मेरी सियासत के बाहर नहीं आए, तो सियासी तजिया है। मैंने कहा था बंदे पूरे होंगे, इमरान खान असेंबली तोड़ेगा, ची करो बी करो। उसने गर्दन पर गोडा रख के असेंबली को तोड़ा है। ये रोक सकते हैं ना? ये यलगार करने गए हुए थे बड़े फनकार, और जो मेरा लाहौर के कातिल हमला औरतों को शहीद करने वाले जो उजरती कातिल वहां गए हुए थे। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।